आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 1848। मतलब ये वो समय है जिस समय बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ यूरोप में हुई, जिससे काफ़ी बदलाव आए। तो एज है ये, मतलब एक युग है जो कि रेवोल्यूशंस का युग कहलाता है, 1830 से 1848 तक का। एज कंजर्वेटिव रिजम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, जो कंजर्वेटिव थे यानी राजाओं वाले शासन वाले लोग थे, उन्होंने अपनी स्थिति को, अपने राज्यों की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की, पावर को। तो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स इन यूरोप। तो ये जो नेशनलिज्म, राष्ट्रीय भावना थी, और लिबरलिज्म था। लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पर है कि जो लोग ये चाहते हैं कि लोगों को आज़ादी दी जाए, आज़ादी वाले और राष्ट्र बनाने वाले लोग थे जो, वो एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारा काम किया इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। इटली की और जर्मन की बहुत सारी जो स्टेट्स थी उनमें द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, इन सभी देशों में इन सभी ने मिलकर रेवोल्यूशन किया, यानी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। जैसे दीज रेवोल्यूशन वर लेड बाई लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडल क्लास इलाइट। ये जो रेवोल्यूशन हो रहे थे वो लिबरल और नेशनलिस्ट लोग थे, जो कि पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास के, उनके द्वारा किए गए। अमंग हुम वर प्रोफेसर्स भी थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, और मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस थे। कमर्शियल मिडिल क्लास होती है जो लोग व्यापार करते हैं और वो मध्य वर्ग के रहने वाले होते हैं। तो इन सभी ने मिल के रेवोल्यूशंस को ज़ोरदार समर्थन दिया। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहली जो क्रांति इस कंजर्वेटिव रीजन्स के खिलाफ वो फ्रांस में हुई जुलाई 1830 में। द बॉर्बन किंग्स हु हैड बिन restored to power during the conservatives reaction after 1815, नेपोलियन के मरने के बाद 1815 में वियना समझौते के बाद फ्रांस में ये बॉर्बन किंग्स जो थे उनका राज्य स्थापित कर दिया गया था। वर नाउ ओवरथ्रोन बाई लिबरल रेवोल्यूशनरीज, तो आज़ादी कराने वाले क्रांतिकारियों ने उनको उखाड़ फेंका। हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बॉर्बन डायनेस्टी वाले लोगों ने वहाँ पर एक राज्य स्थापित कर लिया था राजा का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल था, विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। लुइस फिलिप्स को इसका हेड बनाया था। तो आगे लिखा गया है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस में किसी को छींक आती है, मैटर विच वंस रिमार्क्ड, मैटर विच जो था चांसलर था ऑस्ट्रिया का, उसने कहा था कि जब फ्रांस में किसी को छींक आती है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, तब रेस्ट ऑफ यूरोप, जो बाकी का यूरोप है, वहाँ सभी को जुकाम हो जाता है। The July Revolution sparked on uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. तो जब रेवोल्यूशन स्पार्किंग हुई फ्रांस में, उसके बाद बेल्जियम की ब्रसेल जो राजधानी है वहाँ पर भी ऐसे क्रांतियाँ हुई। तो जो ब्रसेल्स था, ये बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम थी नीदरलैंड की, उससे वो अलग हो गया। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीस में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके असर के रूप में यूरोप में पढ़े लिखे लोगों में ये सब बातें फैल गईं। Greece had been a part of Ottoman Empire since the 15th century.
तो ग्रीस में ओटोमन एम्पायर का राज्य था 15वीं शताब्दी से। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगैन इन 1821। तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जब यूरोप में शुरू हुई तो ग्रीस में आज़ादी की लड़ाई जो थी वो 1821 में शुरू हो गई। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। तो ग्रीस के अंदर जो लोग क्रांति कर रहे थे उनको बाहर के जो ग्रीक लोग दूसरे देशों में रह रहे थे उनकी सपोर्ट भी उनको मिली। एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिम्पथीज फॉर एंशेंट ग्रीक कल्चर। बहुत सारे दूसरे पश्चिमी यूरोपियन से भी उनको सपोर्ट मिली जो ग्रीक कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके साथ उनको ग्रीक कल्चर के साथ उनको सहानुभूति थी। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे जो कवि थे, जहाँ कलाकार थे, उन्होंने ग्रीस के कल्चर की बहुत सराहना की यूरोपियन सिविलाइजेशन के तौर पर, यानी कि ग्रीस से ही सभी यूरोप के देशों में सिविलाइजेशन सभ्यता आई थी। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। तो वहाँ पर मुस्लिम राज्य था जिसके खिलाफ लोगों की राय बनाने में वो कवियों ने और कलाकारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन organized funds and later went to fight on war where he died of a fever in 1824। जो इंग्लिश कवि था लॉर्ड बायरन, उसने बहुत सारे फंड ऑर्गेनाइज किए और वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए चला गया। यहाँ वो ग्रीस में 1824 में उसकी डेथ हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as an independent nation। तो कॉन्स्टेंटाइनोपोल की जो ट्रीटी हुई 1832 में, तो उन्होंने उसको आज़ाद घोषित कर दिया। जो राज्य था वहाँ पर उसका कंजर्वेटिव्स का राज्य था वो वहाँ पर ख़त्म हो गया।